हेलो नमस्कार, वेलकम टू सनराइज़। मैं हूं अमनदीप रेडवाल और आज मैं आपसे बात करूंगा 12वीं कक्षा की फिज़िक्स के बारे में। और उसकी सबसे पहले जो यूनिट है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक, आज मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगा। तो देखो, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। तो देखो, ये जो हमारी फर्स्ट यूनिट है इसमें हम उस चार्ज के बारे में पढ़ेंगे जो अभी चार्ज रुका हुआ है। जब चार्ज मोशन करने लगेगा तो उसके बारे में हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में पढ़ेंगे। जब चार्ज मोशन करने लगेगा, चार्ज इन मोशन। तो देखो, जो आपका चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक of a body by virtue of which it can experience an electrical force when placed near other body। तो देखो, सिंपल सी बात ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है कि जब भी मतलब कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगा सकती है, उसको जहाँ तो अपनी तरफ खींच सकती है, जहाँ उसको धक्का दे सकती है, तो मैं बोलूँगा कि वो बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज है। यानी कि उसके अंदर एक शक्ति आ गई है कि वो जहाँ तो किसी को अपनी तरफ खींच सकती है, जहाँ वो फिर किसी को दूसरे अपने से दूर धक्का दे सकती है। तो मैं बोलूँगा कि ये बॉडी अब चार्ज हो चुकी है। तो देखो, फिर बात आती है कि चार्जेस कितने प्रकार के होते हैं। उससे पहले बोर्ड को जरा सा साफ कर लेते हैं। तो बात आती है कि टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो देखो, चार्जेस टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। फिर देखो, जो आपके लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस यानी कि जैसे जो नेगेटिव है ये करेंगे एक दूसरे को रिपेल। और जो आपके अनलाइक चार्जेस होते हैं, जो आपके जैसे एक पॉजिटिव है नेगेटिव, तो ये करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट। तो देखो, ये है कि जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है, मैं क्या कब बोलूँगा कि कोई बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज है, जब वो किसी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगा सकती है। और फिर मैंने बात की कि जो चार्जेस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, और जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को करते हैं रिपेल, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को करते हैं पसंद। फिर देखो, अगर मैं मान लूँ कि एक ग्लास रोड को लेता हूँ, मैं लेता हूँ ग्लास रोड और इसको मैं रब करता हूँ सिल्क के साथ। मैंने इसको रब किया सिल्क के साथ, सिल्क के कपड़े के साथ। और एक मैं लेता हूँ रबर की रोड और इसको मैं रब करता हूँ फर के साथ। तो देखो, जो ग्लास रोड है इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और जो आपका सिल्क का कपड़ा है इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, और जो रबर की रोड है इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, और फर के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो देखो, जब भी दो चीज़ें आपस में रब करते हैं, जब भी हम दो चीज़ों को, तो चार्जेस की ट्रांसफ़र होती है। एक बॉडी उनमें से नेगेटिव चार्ज एक्वायर करती है और उनमें से एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करती है। जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो देखो, जैसे यहाँ पे ग्लास रोड है ना, तो ग्लास रोड ने अगर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया है, तो देखो ये जो रबर को क्या करेगी, ये अट्रैक्ट करेगी। और ये वाली जो सिल्क का कपड़ा है ये फर को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये जो सिल्क का कपड़ा है ये इस रबर की रोड को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और ये जो ग्लास की रोड है ये फर को क्या करेगी, रिपेल करेगी, क्योंकि ये सेम चार्जेस हैं। तो देखो, ये था कि मतलब चार्जेस टू टाइप्स के होते हैं। जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे से नफरत करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को
पसंद करते हैं। बोर्ड को साफ कर लेते हैं। फिर देखो हम आगे बात करते हैं कि हम बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग ए बॉडी। तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो देखो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का मतलब क्या है कि जब भी हम दो चीज़ों को आपस में रब करते हैं तो आपको देखो ये पता होगा कि जब भी दो चीज़ें आपस में कॉन्टैक्ट में आती हैं तो उनके बीच में एक फ्रिक्शन की फोर्स लगती है ना। तो जब भी मैं दो चीज़ों को आपस में रब करूँगा ऐसे, तो उसमें क्या होगा कि जो मैं काइनेटिक एनर्जी दूंगा उनको, उससे थर्मल एनर्जी बनेगी और उसकी वजह से क्या होगा कि एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और एक बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। तो देखो ये ग्लास रोड की और सिल्क के कपड़े की एग्जांपल लेते हैं। सिल्क के क्लॉथ की एग्जांपल लेते हैं। तो देखो जब मैं इस ग्लास रोड को सिल्क के कपड़े के साथ जब मैं रब करूँगा तो ग्लास रोड पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और सिल्क के कपड़े पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो देखो जब भी मतलब दो चीज़ें आपस में रब होती हैं तो दोनों पे चार्ज आता है। अगर एक बॉडी पे चार्ज पॉजिटिव आता है तो दूसरी वाली बॉडी पे चार्ज नेगेटिव आता है। तो देखो वैसे ही अगर मैं एक रबड़ की रोड है मेरे पास, इसको अगर मैं फर के साथ, जो एनिमल का फर होता है, इसके साथ अगर मैं इसको रब करूँगा तो इसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज और एनिमल फर के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो देखो जो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से मैं सिर्फ इंसुलेटर को चार्ज कर सकता हूँ, इंसुलेटर्स को। क्योंकि देखो जो इंसुलेटर्स होते हैं इनके बारे में आपको पता भी होगा थोड़ा बहुत, लेकिन देखो जो इंसुलेटर होते हैं वो चार्ज को अपने अंदर से फ्लो नहीं करने देते हैं। अगर मैंने मान लो कि मैंने किसी इंसुलेटर को चार्ज किया है तो वो चार्ज उसके सरफेस पे ही बैठा रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। अगर मान लो कि ये एक इंसुलेटर है और इस पे मान लो कि मैंने इसको नेगेटिवली चार्ज किया है, तो देखो ये चार्ज है इसके सरफेस पर ही बैठा रहेगा, ये यहाँ से कहीं जाएगा नहीं। लेकिन देखो जो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है, जो चार्जिंग बाय रबिंग है, इससे मैं कंडक्टर को चार्ज नहीं कर सकता। जो कंडक्टर होते हैं इनको मैं रबिंग के द्वारा चार्ज नहीं कर सकता, क्योंकि जो कंडक्टर होते हैं इनसे होके जो चार्ज है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता है। तो मान लो कि अगर मैं क्या करता हूँ कि एक कोई चाबी लेता हूँ लोहे की, जब मैं कोई लोहे की रोड लेता हूँ तो अगर उसको मैं रब करता हूँ तो होगा क्या कि उसको मैंने पकड़ा होगा तो जो मेरे हाथ से होते हुए, मतलब उससे तो चार्ज फ्लो कर जाता है ना, तो देखो मेरे हाथ बॉडी से होते हुए चार्ज कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। तो देखो मैं जो कंडक्टर होते हैं वो मैं रबिंग के द्वारा मैं कंडक्टर को चार्ज नहीं कर सकता, लेकिन मैं इंसुलेटर को रबिंग के द्वारा बड़े अच्छे से चार्ज कर सकता हूँ। लेकिन देखो ऐसा भी नहीं है कि कंडक्टर को चार्ज नहीं किया जा सकता रबिंग के द्वारा। अगर मैं ऐसा करूँ कि मान लो कि एक मैंने यहाँ पे मेटल की रोड ले ली और मैंने इसके पीछे लगा दिया कोई हैंडल प्लास्टिक वगैरह का, तो देखो इस केस में तो अब मैं इसको चार्ज कर सकता हूँ ना रबिंग के द्वारा, क्योंकि जो भी इस पे चार्ज आएगा मेटल की रोड पे, तो पीछे तो देखो प्लास्टिक है, तो ये मतलब अब इसको मूव नहीं करने देगी, तो जो चार्ज होगा वो इसमें रह जाएगा। तो देखो वैसे हम जो इंसुलेटर हैं, चार्जिंग जो इंसुलेटर को ही करते हैं हम रबिंग के द्वारा, कंडक्टर को हम नहीं करते। लेकिन देखो फिर भी ऐसा नहीं है कि कंडक्टर को चार्ज नहीं किया जा सकता रबिंग के द्वारा, कंडक्टर्स को भी चार्ज किया जा सकता है रबिंग के द्वारा। बस ऐसा है कि जैसे जब आप इनको चार्ज करेंगे तो आप कंडक्टर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना हो, मतलब उनके पीछे कोई इंसुलेटर लगा हो। जैसे यहाँ पे अगर इसका जैसे मान लो कि ये आगे का हिस्सा मेटल का और पीछे अगर प्लास्टिक लगी है, तो अगर मैं यहाँ प्लास्टिक से इसको पीछे से पकड़ूंगा तो अगर इसको मैं चार्ज करूँगा तो इसका चार्ज इसी में रहेगा और वो मेरी बॉडी से होके ग्राउंड में नहीं जाएगा। तो देखो मैं कंडक्टर को भी चार्ज कर सकता हूँ, लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर हम आगे बात करते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन की। बोर्ड को कर लेते हैं साफ।
लेकिन देखो उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आखिरकार कोई बॉडी चार्ज होती क्यों है। तो देखो आपको पता है कि जो भी हमारे पास बॉडी होती है वो एटम से मिलके बनी होती है, एटम से मिलके बनी होती है, और एटम के सेंटर में बैठा होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो बाहर इलेक्ट्रॉन ये घूम रहे होते हैं बाहर की साइड। तो जैसे मान लो कि इस बॉडी के करीब मैं किसी और बॉडी को लेके आता हूँ, तो देखो इसको भी इसका भी ऐसा ही है, मतलब इसके भी बीच में प्रोटॉन बैठे हुए हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो देखो जब मैं इनको बॉडी को मतलब टच में मैं जब इनको मतलब रब करूँगा तो होगा क्या, मैं इनको काइनेटिक एनर्जी दूंगा, और काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट प्रोड्यूस होगी तो उससे क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके इस बॉडी पे चला जाएगा। अब देखो अगर इलेक्ट्रॉन इस बॉडी पे चला जाएगा और इलेक्ट्रॉन के पास होता है नेगेटिव चार्ज, है ना, इलेक्ट्रॉन के पास होता है नेगेटिव चार्ज। तो अगर इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है तो पहले क्या था कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 इसमें प्रोटॉन थे, तो इसका जो ओवरऑल चार्ज था वो क्या था, नेट चार्ज था वो क्या था, 0, है ना। ऐसा नहीं था कि इसके ऊपर चार्ज ही नहीं था, लेकिन जो नेट चार्ज था वो था इसके ऊपर 0, यानी कि 10 नेगेटिव चार्ज थे, 10 पॉजिटिव चार्ज थे, तो दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया और नेट चार्ज था 0। लेकिन देखो जब इसका एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे चला गया, तो अब देखो यहाँ पे 10 प्रोटॉन है लेकिन इलेक्ट्रॉन रह गए 9, है ना, इलेक्ट्रॉन रह गए 9। तो देखो 9 इलेक्ट्रॉन ने 9 प्रोटॉन को तो बैलेंस कर दिया, लेकिन एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा बच गया ना, तो ये बॉडी नेट चार्ज कैसी हो गई, पॉजिटिव। और यहाँ भी मान के चलो कि पहले मतलब इसके पास थे 10 इलेक्ट्रॉन और 10 थे इसके पास प्रोटॉन। तो हुआ क्या इसमें भी, इसमें अब पहले ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे, 10 प्रोटॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे। लेकिन देखो जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया तो पहले देखो हो क्या गया, इन 10 प्रोटॉन ने 10 इलेक्ट्रॉन को तो बैलेंस कर दिया ना, लेकिन देखो जब इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो इस बॉडी का नेट चार्ज क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो देखो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है वो नेगेटिव चार्ज हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। अब हम बात करते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन की। चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो देखो जो चार्जिंग बाय कंडक्शन है, या इसको हम ऐसा भी बोलते हैं कि चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। तो देखो इसमें क्या होता है कि इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। एक आपने बॉडी को चार्ज कर लिया पहले की, और जब आप उस बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ टच करेंगे तो दूसरी बॉडी भी चार्ज हो जाएगी। लेकिन देखो इसमें होता क्या है कि जैसे मान लो कि एक आपके पास कंडक्टर है, ये आपके पास है कि कंडक्टर की रोड है, यानी कि एक आपके पास है मेटल की रोड है, और इसको आपने किया हुआ है नेगेटिवली चार्ज। देखो मैंने आपको बताया था कि ऐसा नहीं है कि आप कंडक्टर को चार्ज नहीं कर सकते, आप कंडक्टर को भी चार्ज कर सकते हो रबिंग के द्वारा, लेकिन उसके लिए कंडीशन यही है कि जो कंडक्टर है वो आपके हाथ के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होना चाहिए, नहीं तो चार्जेस उसके आपकी बॉडी से होते हुए ग्राउंड में फ्लो कर जाएंगे। लेकिन देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि इस कंडक्टर को चार्ज किया हुआ है नेगेटिवली चार्ज, है ना। अब मान लो कि एक कंडक्टर है मेरे पास, और ये मेरे पास एक और कंडक्टर है, यानी कि एक और मेटल है मेरे पास। देखो ये भी मेटल ही है। देखो इंसुलेटर से होके तो ऐसा नहीं ना होता कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, है ना, इंसुलेटर से होके तो चार्ज फ्लो करता नहीं है। तो ये भी देखो एक आपके पास मेटल है और ये भी आपके पास एक मेटल है, और इस मेटल को आपने किया हुआ है, इसको आपने नेगेटिवली चार्ज किया हुआ है। तो देखो ये नेगेटिवली चार्ज है सभी के सभी। तो देखो होता क्या है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे से नफरत करते हैं। तो देखो हो क्या रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन ये चाहते हैं कि हम एक दूसरे से दूर चले जाएँ, है ना, ये चाहते हैं कि हम एक दूसरे से दूर चले जाएँ। तो होगा क्या, जब ये तो देखो न्यूट्रल है, इसके पास जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उसके उतने ही इसके पास नेगेटिव चार्ज है। लेकिन देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको बोल रहा है कि तू चला जाए यहाँ से, ये वाला इसको बोल रहा है कि तू चला जाए यहाँ पे, क्योंकि ये देखो एक दूसरे से नफरत करते हैं और यहाँ पे बड़ी ज़्यादा रिपल्शन हो रही है। तो देखो जैसे मैं इसको मतलब इसके पास लेके जाऊँगा, जैसे मान लो कि इसको मैं इसके पास लेके जाऊँगा, तो देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं कि आप आगे चले जाओ, आप आगे चले जाओ। तो देखो इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे मैं इसको टच करूँगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखो हुआ क्या,
हुआ क्या कि देखो ये दे रहे थे एक दूसरे को धक्का, ये नहीं चाहते थे, इकट्ठे रहना नहीं चाहते थे। इनको जैसे एक बॉडी दिखी, न्यूट्रल बॉडी दिखी, तो यहाँ पे तो ये बड़ी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज थी। अब देखो ये बॉडी क्या थी, न्यूट्रल थी, ये बॉडी न्यूट्रल थी। तो क्या हुआ कि जो इसके बड़े ज़्यादा इलेक्ट्रॉन थे वो कूद के चले गए, जैसे टच किया तो वो कूद के चले गए इसके ऊपर। तो देखो ये वाली बॉडी, इस वाली बॉडी पे भी अब थोड़े से एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज हो गए, और इस बॉडी पे तो अभी भी कुछ नेगेटिव चार्ज बचे हुए हैं, ऐसा नहीं कि वो सभी चले गए। लेकिन देखो जी अब थोड़ी सी कम नेगेटिव चार्ज हो गई बॉडी, लेकिन ये दूसरी वाली बॉडी है इसको भी इसने नेगेटिव चार्ज कर दिया। तो देखो इसी को बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन या चार्जिंग बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आई होगी। अब हम आगे बात करते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो देखो जो चार्जिंग बाय इंडक्शन में, इसमें आप कंडक्टर्स को चार्ज कर सकते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन से। तो देखो इसमें होता क्या है कि जैसे मान लो कि एक आपके पास स्फीयर है, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, ये एक मेटल होती है, एक कंडक्टर होता है, ये इसको हमने चार्ज करना है, और ये एक इंसुलेटर स्टैंड पे रखा हुआ है। देखो इंसुलेटर स्टैंड क्यों रखा हुआ है, ताकि जो चार्ज है इसका ये जमीन मतलब ग्राउंड में ना चला जाए, क्योंकि आपको पता है कंडक्टर से होकर चार्ज फ्लो कर जाता है। लेकिन अगर नीचे इंसुलेटर स्टैंड रखा होगा, यानी कि कोई किसी इंसुलेटर का कोई स्टैंड होगा, तो ये चार्ज इसी में रहेगा, नीचे फ्लो नहीं करेगा। तो देखो इसमें क्या करेंगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन में इसमें हम करते हैं चार्जिंग विदाउट कॉन्टैक्ट। तो देखो इसमें क्या करेंगे, हम जो भी इसको हमने चार्ज करना है ना, ये एक कंडक्टर है, इसको हमने चार्ज करना है। तो देखो इसमें हम इसको, जो भी हमारे पास ये रोड है, इसको मान लो कि ये एक ग्लास की रोड है, और ये ग्लास की रोड पॉजिटिवली चार्ज है। तो देखो जैसे ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो देखो इसके पास तो क्या है, ये कंडक्टर है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी है, और उतनी ही मात्रा में इसके पास नेगेटिव चार्ज भी है। ये तो न्यूट्रल बैठा हुआ है इस समय। लेकिन देखो होगा क्या, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज इसके करीब आएगा, तो ये वाले जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे, मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 प्रोटॉन थे, मजे से वो बैठे हुए थे। लेकिन जैसे देखो इस पॉजिटिव चार्ज को ये देखेंगे, टच नहीं करेंगे, देखो टच नहीं करेंगे इसको, जैसे इसको देखेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएंगे। ये बोलेंगे कि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो हम तो उसे पसंद करते हैं, तो हम तो चले जाएंगे इस साइड। लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो बोलेगा कि हम तो इस पॉजिटिव चार्ज को पसंद नहीं करते, तो हम तो यहाँ से भाग जाएंगे। तो होगा क्या कि ये वाले जो नेगेटिव वाले चार्जेस हैं वो इस तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, और जो पॉजिटिव वाले चार्जेस हैं वो तो इससे नफरत करते हैं, तो वो दूर भाग जाएंगे, है ना। तो देखो उसके बाद हम क्या करेंगे, इस रोड को हम अभी यहीं रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम इसकी ग्राउंडिंग करेंगे। तो देखो आपको पता है कि जो धरती होती है, धरती से आप जितने चाहें उतने इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, और जितने चाहें उतने इलेक्ट्रॉन धरती को दे सकते हैं। तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ से धरती से इलेक्ट्रॉन आएंगे ऊपर को, धरती से इलेक्ट्रॉन आएंगे, और इस वाले पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, इस वाले पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे, इस वाले पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, फिर आप इसको भी, ग्राउंडिंग को भी ख़त्म कर देंगे। तो देखो इस रोड को अभी आपने ऐसे रखा था ना, तो देखो अब आप इस ग्लास की रोड को मतलब पीछे हटा लेंगे, तो ये वाला चार्ज जो अभी सिर्फ यहीं पे बैठा हुआ है, ये पूरे फिर स्फीयर में फैल जाएगा, और ये स्फीयर क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्जड। और देखो वैसे अगर आपने इस स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज करना हो, तो तब आप क्या करेंगे, तब आप एक नेगेटिवली चार्ज रोड लेके आएंगे यहाँ पे, और इस नेगेटिवली चार्ज रोड को जब जैसे आप इसके करीब लेके आएंगे, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ को भाग जाएंगे, क्योंकि ये तो इसको पसंद नहीं ना करते, लाइक चार्ज एक दूसरे को पसंद नहीं ना करते। लेकिन देखो जो पॉजिटिव वाले चार्ज होंगे वो इस तरफ बैठ जाएंगे आके, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन को पसंद करते हैं। तो फिर जब आप यहाँ भी इसकी ग्राउंडिंग करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, ये ग्राउंड में चले जाएंगे, और फिर क्या होगा, ये तो ग्राउंड में चले जाएंगे। फिर आप इस रोड को भी पीछे अगर कर लेंगे, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज फिर पूरे स्फीयर में फैल जाएगा।
तो देखो इसी को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन या चार्जिंग विदाउट कंडक्ट। अगर आप पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड लेके आएंगे तो आप स्फीयर को नेगेटिव चार्ज कर सकते हैं, और अगर आप नेगेटिव चार्ज ग्लास रोड नेगेटिवली चार्ज इबोनाइट रोड या प्लास्टिक रोड लेके आएंगे तो आप स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं। तो देखो इसी को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। फिर हम आगे बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखो सबसे पहले आपने ये तो देख ही लिया कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर देखो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है इसका जो नेचर होता है वो एडिटिव होता है। एडिटिव, ये इसको क्या बोलते हैं? एडिटिविटी। एडिटिविटी ऑफ चार्ज। देखो सिंपल सी बात ये है कि आप मान के चलो कि एक बॉडी है और इस पे चार्ज बिखरा हुआ है। मान लो कि यहाँ पे +8 चार्ज बिखरा हुआ है, फिर +6 चार्ज बिखरा हुआ है, फिर -4 चार्ज बिखरा हुआ है। तो देखो जो नेट चार्ज होगा इस बॉडी का, जो नेट चार्ज होगा वो इन सब चार्जेस का अलजेब्रिक सम होगा। देखो जो सिंपल एडिशन होती है उसमें क्या करते हैं, उसमें तो हम यही करेंगे ना कि 8 4 12 और 12 6 18। लेकिन देखो इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हमें इनको विद साइन रखेंगे, जैसे +8 +6 -4। तो देखो ये कितना है 8, और यहाँ से 2 गए तो कितना रहा, 4 गए तो कितना रहा 2। तो देखो जो इस पे जो नेट चार्ज है वो कितना आया +10। तो देखो इस बॉडी पे चार्ज बिखरा हुआ था, है ना, इस बॉडी पे चार्ज बिखरा हुआ था। लेकिन देखो जो एडिटिविटी ऑफ चार्ज, इसके अकॉर्डिंग जो नेट चार्ज होता है किसी बॉडी पे वो अलजेब्रिक सम होता है सभी चार्जेस का जो भी उस बॉडी पे प्रेजेंट है। तो देखो इस बॉडी पे एक +8 चार्ज था, एक +6 चार्ज है, एक -4 चार्ज था। तो जब मैंने इनका सम किया तो जो नेट चार्ज निकल के आया वो +10 निकल के आया, यानी कि इस बॉडी पे जो नेट चार्ज था वो +10 था। तो देखो यही एडिटिविटी ऑफ चार्ज। फिर हम सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो देखो जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कुछ नहीं है, बस सिंपली ये है कि जो चार्ज है वो ना तो नया पैदा हो सकता है और ना ही वो ख़त्म हो सकता है। तो आप सिंपली इसको ऐसा बोल सकते हैं, दी नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। या इसकी आप एक और परिभाषा दे सकते हैं, दी चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, but it can transfer from one body to other। तो देखो जो नेट चार्ज होता है किसी आइसोलेटेड सिस्टम का, देखो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो सिस्टम जो उस पर किसी और चीज़ की इन्फ्लुएंस नहीं है, वो मतलब अकेला है, मतलब इस तरह से आप समझ सकते हैं। आइसोलेटेड का मतलब होता है कि जो बिल्कुल अकेला रखा हुआ है, जिस पे जो बाहरी चीज़ें हैं वो प्रभाव ना डाल रही हों। तो देखो जो चार्ज होता है मतलब किसी आइसोलेटेड सिस्टम का वो कांस्टेंट होता है। जहाँ आप दूसरी परिभाषा के अकॉर्डिंग देखें तो ना ही चार्ज को पैदा किया जा सकता है और ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। हाँ, चार्ज को ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक बॉडी से अनदर बॉडी पे। तो देखो इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि जैसे मान लो कि ये मेरे पास एक बॉडी थी और ये दूसरी बॉडी थी। इसके ऊपर मान लो कि 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 प्रोटॉन थे। तो यानी कि इस पर जो नेट चार्ज था 5 इलेक्ट्रॉन थे, है ना,
5 प्रोटॉन थे और 5 इलेक्ट्रॉन थे। तो देखो नेट चार्ज कितना था इस पर 0, और इस पर भी मैं मान के चलता हूँ कि 5 प्रोटॉन थे और 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो इस पर भी नेट चार्ज कितना था 0। तो देखो उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं इन दोनों को रब करता हूँ आपस में, है ना। तो फिर मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ से क्या हुआ कि दो इलेक्ट्रॉन उठ के चले गए इस बॉडी पे। तो देखो इस बॉडी पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए ना, तो इस बॉडी पे जो नेट चार्ज हो गया वो कितना हो गया, माइनस का 2 ही चार्ज हो गया ना इस पे, यानी कि इस पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। और इस पे देखो इसके ऊपर से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, है ना। तो चले गए तो 2 गए ना, तो इस पे कितना चार्ज हो गया नेट +2, है ना। तो देखो शुरुआत में क्या था, जब इन दोनों को मैंने रब नहीं किया होता आपस में, तब इस पे नेट चार्ज 0 था, इस पे भी नेट चार्ज 0 था। लेकिन देखो आफ्टर रबिंग क्या है, आफ्टर रबिंग भी क्या हुआ, इस पे +2 आया और इस पे -2 आया। तो देखो अब भी नेट चार्ज 0 ही है, यानी कि देखो जो चार्ज होता है वो कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। चार्ज देखो जब यहाँ से जहाँ 2 इलेक्ट्रॉन गए थे तो इस पर +2 चार्ज आया था। ऐसा तो नहीं हो गया था कि उस पर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज आया था, है ना। ऐसा तो नहीं हुआ था कि एक इलेक्ट्रॉन बीच में कहीं ख़त्म हो गया, है ना, ऐसा तो नहीं हुआ था। तो देखो यही बोलने का मतलब यह था यहाँ पे कि जब ये बॉडी दोनों अनचार्ज थी या न्यूट्रल थी, तब भी इन पे नेट चार्ज 0 था। और जब मैंने इन दोनों को रब किया उसके बाद भी जो नेट चार्ज है पूरे सिस्टम का वो तब भी 0 ही है। तो यानी कि जो चार्ज है वो मतलब ना ही मतलब डिस्ट्रॉय होता है और ना ही वो उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। फिर हम तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो देखो जो तीसरी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज की, इसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सिंपली आप ऐसे समझो कि जो नेट चार्ज होता है किसी बॉडी पे वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है NE का। तो आप देखो सिंपली इसको ऐसा समझो, जैसे आप मान लो कि आप बाज़ार में जाते हो, तो आप बाज़ार में जाके ऐसा तो नहीं ना बोलोगे कि मुझे आधा पेन दे दो, या आप ऐसा नहीं बोलोगे कि मुझे आधा केला दे दो, ऐसा तो नहीं ना बोलोगे। आप मतलब क्या करोगे, जहाँ तो आप किसी से लोगे कोई भी सामान तो आप पूरे के पूरा लोगे। जहाँ आप किसी से पेन लेने जाओगे तो पेन भी आप पूरे का पूरा लोगे। ऐसा नहीं बोलोगे आप कि मुझे 1.5 पेन दे दो या मुझे 2.25 पेन दे दो, ऐसा तो नहीं ना बोलोगे। तो देखो वही बात है कि जो आपका जो चार्ज होता है, जो एलिमेंट्री चार्ज होता है, वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पे जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो देखो जो कूलम होता है ये SI यूनिट होती है चार्ज की, ये SI यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ चार्ज। देखो जैसे हम मास को kg में नापते हैं, जैसे आप कुछ लेने चले गए तो आप बोलेंगे कि मुझे इतने किलो आम दे दो, इतने किलो मुझे ये सब्जी दे दो। तो देखो वैसे ही जो चार्ज की यूनिट होती है वो होती है कूलम, है ना, वो होती है कूलम। तो देखो जो चार्ज होता है किसी इलेक्ट्रॉन पे वो क्या होता है -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। और जो आपका प्रोटॉन होता है उस पर जो चार्ज होता है वो भी देखो सेम ही होता है, बस उसमें प्लस लग जाता है 10⁻⁹ कूलम। तो देखो ऐसे समझो आप कि जो मिनिमम चार्ज है जो मैं किसी बॉडी का एक बॉडी का दूसरी बॉडी पे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जहाँ तो मैं किसी बॉडी को 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ, जहाँ मैं 2 दे सकता हूँ, जहाँ मैं 3 दे सकता हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं इस बॉडी को आधा इलेक्ट्रॉन दूंगा, जहाँ मैं इसको 1.5 इलेक्ट्रॉन दूंगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे मैं बाज़ार में गया तो मैं आधा केला नहीं ले सकता, आधा पेन नहीं ले सकता। तो वैसे ही जो मिनिमम चार्ज है जिसको मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, वो होता है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो देखो बोलने का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर किसी बॉडी पे चार्ज होगा तो मान लो कि किसी बॉडी पे चार्ज है +3e, तो इसका मतलब ये है कि उस बॉडी में से 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, यही मतलब है ना इसका। और अगर मान लो कि कोई बॉडी है और उस पर जो टोटल चार्ज है वो है -3e, तो इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं। तो देखो यहाँ पे जो E होता है ये होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो N होता है
ये एक इंटीजर होता है, इसकी कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है। और ये होता है जो क्या होता है, ये होता है टोटल चार्ज ऑफ बॉडी, यानी कि जो टोटल चार्ज है किसी बॉडी पे वो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये बात समझ पाए होंगे कि मतलब जो टोटल चार्ज होता है किसी बॉडी पे वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जहाँ तो मैं किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ, या 2 दे सकता हूँ, या 3 दे सकता हूँ, या किसी बॉडी में से मैं 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ, या 2 निकाल सकता हूँ, या 3 निकाल सकता हूँ। तो ये देखो हमेशा ऐसे चलेगा। अगर किसी बॉडी का टोटल चार्ज प्लस का 3 है तो इसका मतलब ये है कि उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, और अगर उसका चार्ज -3 है तो इसका मतलब कि उसके ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद।